नमस्कार दोस्तों। बिहार समसामयिकी के इस श्रृंखला में हम लोग आज बात करेंगे जून माह के महत्वपूर्ण बिहार समसामयिक घटना के बारे में। बिहार में प्रति व्यक्ति हर दिन दूध की उपलब्धता 274 ग्राम पहुंची। बिहार में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता 274 ग्राम हो गई है। 2007-08 की तुलना करें तो 2023-24 में दूध की उपलब्धता 120 ग्राम बढ़ी है। हालांकि राष्ट्र औसत 459 ग्राम की तुलना में यह अब भी 185 ग्राम कम है, जबकि पंजाब की तुलना में 4 गुना से भी कम है। बिहार में 2018-19 में 98.18 लाख टन दूध का उत्पादन था। यह 2022-23 में बढ़कर 125 लाख टन हो गया है। तो वर्तमान में बिहार में कितना दूध उत्पादन होता है? 2022-23 के रिपोर्ट के अनुसार 125 लाख टन। दूध उत्पादन के मामले में बिहार देश भर में 9वें स्थान पर है। वहीं पहले 3 स्थान की बात करें तो पंजाब एक प्रथम स्थान पर है, फिर राजस्थान और फिर हरियाणा का स्थान है। गौ पालन पर 50 से 75% तक अनुदान देती है राज्य सरकार। राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए 2 और 4 गाय पालन पर सामान्य वर्ग के लोगों को 50%, वहीं SC, ST और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को 75% का अनुदान मिलता है। वहीं 15 और 20 गाय पालन के लिए सभी वर्ग को 40% तक अनुदान दिया जाता है। राज्य में इसी सत्र से हिंदी में होगी MBBS की पढ़ाई। तो ध्यान रखिएगा कि MBBS की पढ़ाई अब बिहार में हिंदी में भी होगी और ऐसा करने वाला बिहार पूरे भारत का दूसरा राज्य बना है। इससे पहले मध्य प्रदेश ने इस व्यवस्था को लागू कर दिया है। भागलपुर में बनेगा फुटबॉल स्टेडियम। तो खेलो इंडिया योजना से भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनेगा, साथ ही एक मल्टीपर्पज हॉल भी बनेगा। खेलो इंडिया योजना की शुरुआत वर्ष 2017-18 में की गई थी। बिहार में लोकसभा चुनाव हुए थे, उनका नतीजा है उसको देखते हैं। बिहार की सभी 40 सीटों पर नतीजे जारी कर दिए गए। तो बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं। एनडीए को 30 और इंडिया गठबंधन को 9 सीटें मिली हैं, जबकि बाकी 1 सीट पूर्णिया में निर्दलीय पप्पू यादव ने जीता है। एनडीए में जदयू को 12, भाजपा को 12 और लोजपा आर को 5 और हम को 1 सीट हासिल हुई है। वहीं इंडिया में राजद को 4, कांग्रेस को 3 और भाकपा माले को 2 सीटें हासिल हुई है। सबसे बड़ी जीत राजभूषण की है। तो मुजफ्फरपुर से भाजपा के राजभूषण चौधरी ने सबसे बड़ी जीत हासिल की है। इन्होंने कांग्रेस के अजय निषाद को हराया है। यह बिहार में सबसे बड़ी जीत की बात कर रहा है। रूढ़ी सबसे कम अंतर से जीते। तो बिहार में सबसे कम वोटों के अंतर से सारण में भाजपा के राजीव प्रताप रूढ़ी ने राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य को हराया है। उनके जीत का अंतर मात्र 10,233 वोट रहा। सूबे का पहला 6 लेन पुल इसी साल दिसंबर में होगा चालू। तो बिहार में पहली बार 6 लेन पुल बन रहा है। मोकामा के ओटा और बेगूसराय की सिमरिया को जोड़ने के लिए गंगा पर 1.86 किलोमीटर लंबा पुल का निर्माण हो रहा है। तो याद रखिएगा कि मोकामा के ओटा से बेगूसराय की सिमरिया को जोड़ेगा और इसकी कुल लंबाई 1.86 किलोमीटर है और यह गंगा नदी पर बना है। बिहार में 2030 तक हो सकता है गंभीर जल संकट। तो ये बातें विश्व पर्यावरण दिवस पर सेमिनार में विशेषज्ञों ने कही है। तो बस ध्यान रखना है कि बिहार में 2030 तक हो सकता है गंभीर जल संकट। सुकन्या योजना के तहत खुले 17,000 खाते। बिहार इस योजना का लाभ उठाने में देश भर में 4थे स्थान पर है। वहीं पहले 3 स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र और फिर तमिलनाडु है। और बिहार में सबसे अधिक मुजफ्फरपुर रीजन में इसमें निवेश किया गया है इस योजना के तहत। सुकन्या समृद्धि योजना के फायदे। तो कन्या की आयु 18 वर्ष पूरी होने पर उसकी शिक्षा के लिए जमा राशि का 50% राशि की निकासी कर सकते हैं। इस योजना के तहत खाता खुलवाने पर इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार टैक्स में भी छूट दी जाती है। क्या है नियम? तो 1 वर्ष में न्यूनतम 250 और अधिकतम 1.5 लाख सालाना करना होगा निवेश। माता पिता कन्या के खाते में एक मुश्त भी राशि जमा कर सकते हैं। 8.2% सालाना की दर से जमा राशि पर मिलता है ब्याज। सोन नदी की तट की गूगल से मैपिंग कर होगी निगरानी। पटना से लेकर रोहतास तक सोन नदी तटबंध की लंबाई करीब 150 किलोमीटर है।
गूगल के ऑनलाइन मैप की मदद से पूरे इलाके की सघन फोटोग्राफी करवाई जाएगी। पटना में पहली बार कबड्डी लीग 10 जून से। पटना में पाटलिपुत्रा खेल परिसर में कबड्डी लीग की शुरुआत 10 जून से होगी। यह पहली बार है जब पाटलिपुत्र खेल परिसर में कबड्डी लीग होने जा रहा है। बिहार की 6 टीमें इसमें हिस्सा लेंगे। फलों के निःशुल्क पौधों के साथ मिलेगा अनुदान। आम, पपीता, नारियल, केला, आंवला, सेब, बैर, नींबू, अमरूद की खेती करेंगे तो निःशुल्क पौधे के साथ 50 से 75% तक अनुदान भी मिलेगा। आम विकास योजना के तहत 20 हेक्टेयर में आम की खेती का लक्ष्य रखा गया है। इसमें प्रति हेक्टेयर लागत 60,000 रुपये है। किसानों को 50% का अनुदान मिलेगा। यहां पर G9, याद रखिएगा, G9 केला का एक प्रकार है। G9 राज्य की सभी पंचायतों में खुलेंगे पुस्तकालय, तो बिहार के सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोलेंगे। पंचायती राज विभाग ने तैयारी और पंचायतों को संचालन का जिम्मा मिलेगा। बिहार से 8 मंत्री बनाए गए हैं, तो 4 कैबिनेट मंत्री हैं और 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। सबका नाम देखते हैं। गिरिराज सिंह कैबिनेट मंत्री, ललन सिंह जदयू के हैं, इनको कैबिनेट मंत्री, जीतन राम मांझी हम के कैबिनेट मंत्री, और फिर चिराग पासवान लोजपा आर कैबिनेट मंत्री, नित्यानंद राय भाजपा राज्य मंत्री, रामनाथ ठाकुर जदयू राज्य मंत्री, सतीश चंद्र दुबे भाजपा राज्य मंत्री और राजभूषण चौधरी भाजपा राज्य मंत्री। रामनाथ ठाकुर जो हैं ये कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। पटना सिने फेस्ट महोत्सव 19 से शुरू होगा, 19 जून से। तो सिने फेस्टा फिल्म महोत्सव बिहार में कहां आयोजित की गई है, तो पटना में आयोजित की गई है। बिहार की विभूतियों के गांव बनेंगे पर्यटन स्थल, तो बिहार के विभूतियों के गांव में पर्यटन स्थल बनेंगे। ऐसे स्थलों को मिलाकर एक पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा। पहले चरण में मैथिली कवि विद्यापति के गांव बिस्फी को विकसित किया जा रहा है, तो विद्यापति का गांव का नाम याद रखिए, बिस्फी, यह मधुबनी जिले में है। इसके बाद मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती के गांव को विकसित किया जा रहा है। मंडन मिश्र का गांव सहरसा जिले के महिषी में है। गांव का नाम याद रखिए सबका। प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव जीरादेई में विकास कार्य चल रहा है। संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण के गांव सिताब दियारा को भी विकसित किया जा चुका है। ध्रुपद गायक पद्मश्री पंडित राम कुमार मलिक का निधन। अमता घराने के प्रख्यात ध्रुपद गायक पद्मश्री राम कुमार मलिक का निधन हो गया है। वह दरभंगा के बहेरी प्रखंड के अमता गांव के रहने वाले हैं। इसी साल कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें पद्मश्री दिया गया था। बिहार को मिले मंत्रालय में देखते हैं कि किनको कौन सा मंत्रालय का पदभार दिया गया है। खाद्य एवं प्रसंस्करण व उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी हाजीपुर सांसद चिराग पासवान को मिला है। मुंगेर के सांसद ललन सिंह को पंचायती राज तथा मत्स्य पशुपालन व डेयरी मंत्रालय का पदभार। गया के सांसद जीतन राम मांझी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह को कपड़ा उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। तो सबका मंत्रालय आप लोग याद रख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है यह। मुजफ्फरपुर में खुलेगी 2 जूता कंपनियों का उत्पादन इकाई। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित लेदर पार्क में 2 बड़ी जूता निर्माता कंपनियां अपना उत्पादन यूनिट लगाएंगी। बियाडा प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी ने इसके लिए जमीन उपलब्ध करा दिया है। नेशनल स्केटिंग में राधा को 3 पदक। तो बिहार की स्केटर राधा कुमारी ने 7वीं नेशनल स्केटिंग ओपन स्केटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भी इसमें जीता है। तो याद रखिएगा कि राधा कुमारी का संबंध स्केटिंग से है, जिन्होंने 7वीं नेशनल रैंकिंग ओपन स्केटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है और यहाँ पे इन्होंने 3 पदक जीता है। बिहार में विकसित होंगे वेडिंग डेस्टिनेशन। तो बड़े बड़े शहरों में जैसे वेडिंग डेस्टिनेशन होता है, बिहार में भी विकसित होगा और इसका थीम जो होगा वह प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित होगा। बिहार में 2 एक्सप्रेसवे बनने का रास्ता साफ। गोरखपुर किशनगंज सिलीगुड़ी और रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे यह भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जाएगा और विजन 2047 के तहत इन सड़कों का निर्माण तेजी से करने का निर्णय लिया गया है। रक्सौल से शुरू होकर हल्दिया तक जाने वाला एक्सप्रेसवे 719 किलोमीटर लंबा होगा। यह बिहार के अलावा झारखंड,
होते हुए पश्चिम बंगाल में समाप्त होगा, जबकि गोरखपुर किशनगंज सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे की लंबाई 521 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला यह एक्सप्रेसवे बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल में समाप्त होगा। इस एक्सप्रेसवे की एक खासियत यह भी है कि इसका गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे से भी जुड़ा हो जाएगा। इस तरह पानीपत से गोरखपुर होते हुए किशनगंज और सिलीगुड़ी तक इसका सीधा जुड़ा हो जाएगा। रक्सौल हल्दिया हाई स्पीड कॉरिडोर बिहार के पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई और बांका जिलों से गुजरेगा, जबकि गोरखपुर सिल्लीगुड़ी हाई स्पीड कॉरिडोर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज जिलों से गुजरेगा। तो इन दोनों एक्सप्रेसवे की आप लोग डिस्ट्रिक्ट और इसकी कितनी कुल लंबाई है दोनों को याद रखिएगा। नेपाल से पनबिजली खरीदेगा बिहार, तो नेपाल से अगले 3 या 5 वर्षों तक 209 मेगावाट पनबिजली खरीदेगा बिहार। कितना? तो 209 मेगावाट पनबिजली खरीदेगा बिहार नेपाल से। पटना में मिलेट्स महोत्सव, तो याद रखना है कि 16 जून को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मिलेट्स महोत्सव का उद्घाटन पटना में किया है और इसमें बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद रहे। यहीं पर मिलेट्स मैन के नाम से ख्याति प्राप्त डॉक्टर खादर अली भी मौजूद रहेंगे, तो मिलेट्स मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर खादर अली को कहा जाता है। बिहार के 21 जिलों में होगी ड्रैगन फ्रूट की खेती। किसानों को आमदनी दोगुनी करने के इरादे से बने चौथे कृषि रोडमैप में विदेशी फल ड्रैगन फ्रूट को शामिल किया गया। तो याद रखिएगा, चौथे कृषि रोडमैप में ड्रैगन फ्रूट को शामिल किया गया है। ड्रैगन फ्रूट उगाने के लिए सूबे के 21 जिलों की मिट्टी को अनुकूल पाते हुए इसका क्षेत्र विस्तार करने का निर्णय हुआ है। तो बिहार के 21 जिलों में इसकी खेती होगी। किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती पर सरकार ने 40% अनुदान देने का निर्णय लेते हुए राशि भी जारी कर दिया। कितना अनुदान मिलेगा? तो 40% अनुदान दिया जाएगा। इसकी खेती के लिए बनने वाली एक इकाई पर किसानों को लगभग 7.5 लाख रुपए का खर्च आता है। किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती पर 3 किस्तों में अनुदान दिया जाएगा। 3 किस्त। पहली किस्त में 60% राशि मिलेगी, फिर 20% और उसके बाद फिर 20% का राशि दिया जाएगा। इसमें कुछ शर्त है, देखते हैं। किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती पर 3 किस्तों में अनुदान दिया जाएगा। अनुदान की पहली किस्त 60% राशि यानी 1.80 लाख रुपए प्रति किसान प्रति हेक्टेयर दी जाएगी। दूसरी किस्त अगले वर्ष कुल अनुदान का 20% यानी 60,000 रुपए प्रति हेक्टेयर 75% पौधे के जीवित रहने पर मिलेगी। वही अंतिम किस्त यानी शेष 20% राशि उसके अगले से 90% पौधे के जीवित रहने पर मिलेगी। ड्रैगन फ्रूट में विटामिन सी, बी, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम पाए जाते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। फाइबर की मात्रा अधिक होने के बावजूद यह लो कैलोरी फल है जो वजन घटाने में मदद करता है। मधुबनी के डॉक्टर नारायण और रिंकी ने बढ़ाया बिहार का मान। बिहार की 2 साहित्यिक हस्तियां डॉक्टर नारायण और रिंकी झा ऋषिका का चयन साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए हुआ है। मधुबनी जिले के घोघरडीहा गांव निवासी डॉक्टर नारायण का पहला कविता संग्रह 1983 में हम घर घूरी रहल छी प्रकाशित हुआ था। इसके बाद 4 और कविता संग्रह प्रकाशित हुआ जो चर्चित हुए। इनके 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, चित्र और सांझ बाती। तो इनके पुस्तक का नाम याद रखिएगा और गांव का नाम भी याद रखिएगा। मधुबनी जिले के ही ननौर गांव निवासी रिंकी झा ऋषिका मूलतः कवित्री हैं और इनके 2 कविता संग्रह प्रकाशित हैं, नदी घाटी सभ्यता और कठिन समयक विरुद्ध। अंडर 12 राष्ट्रीय तलवारबाजी में बिहार के अभिषेक को कांस्य पदक। ओडिशा के कटक में आयोजित मिनी अंडर 12 राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता के प्रथम दिन पूर्वी चंपारण के खिलाड़ी अभिषेक कुमार ने कांस्य पदक जीता है। तो याद रखेगा, अभिषेक कुमार का संबंध पूर्वी चंपारण से है और यहां पर यह कांस्य पदक जीते हैं तलवारबाजी में। खुदाई में 700 वर्ष पुरानी भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। बिहार में मधुबनी स्थित बरसाम गांव के पैंड पीबी तालाब से मिट्टी खुदाई के दौरान 700 साल पुरानी काले पत्थर की भगवान विष्णु की भग्न मूर्ति मिली है। तो यह काले पत्थर का मूर्ति है जो कहां से मिला है? तो मधुबनी के गांव पैंड पीबी तालाब से मिला है, बरसाम गांव के, और यह 700 साल पुरानी है। बिहार का नया आरक्षण कानून हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण सीमा 15% बढ़ाए जाने के फैसले को निरस्त कर दिया है। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में SC, ST, OBC और EBC को 50% की जगह 65% आरक्षण देने का फैसला लिया था।
इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने इसको निरस्त कर दिया है। तो नाम याद रखिएगा कि मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने इसको निरस्त किया है। बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए संशोधन अधिनियम 2023 और बिहार आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश संशोधन अधिनियम 2023 को संविधान के विरुद्ध और अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता खंड का उल्लंघन मानते हुए निरस्त किया गया। तो 14, 15 और 16 के विरुद्ध मानते हुए निरस्त किया गया। इसका डेट मेन डेट याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये। 9 नवंबर 2023 को दोनों सदनों से नए आरक्षण कानून पारित किए गए थे। 21 नवंबर 2023 को राज्यपाल ने कानून को मंजूरी दी थी। इसके बाद 20 जून 2024 को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने आरक्षण कानून को निरस्त कर दिया। तीनों डेट बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम नालंदा विश्वविद्यालय भवन का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री 16 देशों की साझेदारी से स्थापित अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित कैंपस व उनमें बनी कुल 221 संरचनाओं का लोकार्पण करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि इनका लोकार्पण 19 जून 2024 को हुआ है। तो डेट याद रखिए आप लोग। नालंदा विश्वविद्यालय के नए भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कब किया है? 19 जून 2024 को। और नालंदा विश्वविद्यालय इस बार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप लोग उसका सभी स्टैटिक जितना भी जीके होगा तैयार कर लीजिएगा। श्रेयसी सिंह का पेरिस ओलंपिक के लिए चयन। तो पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय निशानेबाजी टीम में बिहार की श्रेयसी सिंह का चयन हुआ है। वह 21 सदस्यीय भारतीय निशानेबाजी टीम में शामिल किया गया है। श्रेयसी सिंह बिहार की पहली एथलीट हैं जिनका चयन ओलंपिक के लिए हुआ है और इनका संबंध जमुई से, और वर्तमान में जमुई विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने चुनाव भी जीता, विधायक है जमुई की। पोषण वाटिका विकसित होगी। तो बिहार सरकार की योजना है पोषण वाटिका। 20,000 स्कूलों में सब्जी और फलों के पौधे लगेंगे। इस साल राज्य के 20,000 प्रारंभिक स्कूलों में पोषण वाटिका विकसित होगी। इन स्कूलों के परिसर में जैविक तरीके से साग सब्जी और फलों की खेती होगी। 30% स्कूलों में बनाई जाएगी पोषण वाटिका। कक्षा 6 से 8 के छात्र छात्राओं को पोषण वाटिका में सहभागी बनाया जाएगा। साथ ही घरों में भी पोषण वाटिका के निर्माण के लिए प्रेरित किया जाएगा। 20,000 अनुदान वाले कृषि यंत्रों को खरीदना होगा आसान। कृषि यंत्र खरीद पर छूट के लिए भू स्वामित्व प्रमाण पत्र देने की अनिवार्यता नहीं। इस व्यवस्था में गैर रैयत किसान अर्थात बटाईदार को कृषि यंत्र खरीदने में मदद मिलेगी। SC ST वर्ग के किसानों को 60 से 65% तक और सामान्य वर्ग को 40 से 60% तक अनुदान मिलेगा। कृषि विभाग 2024-25 वित्तीय वर्ष में 75 प्रकार के कृषि यंत्रों पर किसान अनुदान देगा। तो याद रखिएगा 75 प्रकार के यंत्रों पर अनुदान देगी सरकार। इसके लिए 82,025 लाख का प्रावधान किया गया। जानते हैं योजना का उद्देश्य। तो फसल उत्पादकता वृद्धि में यांत्रिक शक्ति का अधिकतम उपयोग करना, समय, अर्थ और श्रम की बचत करना, फसल योजना का समय पर संपादन और समय पर फसल तैयारी का प्रबंधन करना, खेतों में पुआल जलाने से रोकने में कृषि यंत्र की महत्वपूर्ण उपयोगिता है। रजौली में 10 मेगावाट का तैरता सोलर प्लांट बनेगा। बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने नवादा जिले के रजौली में फुलबरिया जलाशय पर 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने की जिम्मेदारी सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी है। तो कौन बनाएगा? सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। कहां पर? रजौली नवादा में बनेगा, फुलबरिया जलाशय पर। इसकी क्षमता होगी कितनी? तो 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होगा। ज्ञान भवन में 2 दिवसीय आम महोत्सव आज से। ध्यान रखिएगा कि आम महोत्सव बिहार में कहां पे हुई है? तो ज्ञान भवन पटना में। इसका उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया। बिहार उत्पाद के निर्यात को पटना में दफ्तर खोलेगा। तो बिहारी उत्पाद के निर्यात के लिए पटना में दफ्तर खोला जाएगा। नवीनगर में बनेगा नया बिजली घर। तो 800 मेगावाट का 3 यूनिट का निर्माण होगा। और इसी तरह नवीनगर स्टेज 2 में अब 1980 मेगावाट के बदले 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। प्रस्तावित बिजली घर उन्नत तकनीक पर आधारित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट होगी। इससे पहले बिहार में कहां कहां बिजली घर है? तो कहलगांव में है, बाढ़ में है, नवीनगर में भी स्टेज 1 है, कांटी में है, बरौनी में है, और नया जो बनने वाला है एक बाढ़ स्टेज 3 का, फिर चौसा और फिर अभी नवीनगर का। देश में गरीबों की पहचान करना मुश्किल, बिहार में 1/3 गरीब। विश्व बैंक के मुताबिक रोज
$2.15 से कम कमाने वाले को अत्यधिक गरीब माना जाता है। तो कितना है? $2.15। देश में बिहार की हालत सबसे ज्यादा खराब है, जहां 33.8% जनसंख्या गरीब है। नीति आयोग के अध्ययन से पता चला कि 24.80 करोड़ लोग पिछले 9 साल में बहुआयामी गरीबी से निकल चुके हैं। पिछले 9 साल में कितने लोग बहुआयामी गरीबी से निकले हैं? तो 24.80 करोड़ लोग। वहीं गरीबी का अनुपात 2013 में 29.17% से कम होकर 2022-23 में 11.28% हो गया है। सबसे बड़ी गिरावट यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में देखी गई। तो गरीबों में सबसे अधिक गिरावट कहाँ आई है? तो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में। बिहार में सबसे गरीब राज्य कौन है? तो पहला स्थान बिहार का है 33.8%, उसके बाद झारखंड 28.8% और मेघालय 27.8%। सबके लास्ट में 8 है, ध्यान रखिएगा, याद रखने में आसानी हो सकती है। पटना की हवा सबसे शीशा, पटना की हवा में सबसे ज्यादा शीशा। तो एनजीटी के निर्देश पर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने सूबे के शहरों का कराया था अध्ययन। तो अध्ययन कौन करवाया था? एनजीटी के निर्देश पर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने कराया था। बिहार के 6 शहरों में सबसे अधिक पटना की हवा में शीशे की मात्रा है, हालांकि यह मानक से कम है। वहीं गया की हवा में आर्सेनिक सबसे अधिक है। तो मुजफ्फरपुर की हवा में निकल धातु की मात्रा ज्यादा है। राजगीर की हवा की गुणवत्ता सबसे अच्छी है। तो ध्यान रखिएगा, ये जून माह का महत्वपूर्ण समसामयिक घटना था। अगर आप लोगों को कंटेंट और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए कि आने वाले दिनों में जितनी भी मैं वीडियो लाऊं आप तक पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।